नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक्स प्रश्नोत्तरी की और आज उसका तीसरा वीडियो सेशन है। जिन्होंने पिछले वीडियो सेशन नहीं देखे हैं वो इसे एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो सेशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को और आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 7 2 स्टार 7 2 को 9 के द्वारा विभाजित किया जा सकता है तो लुप्त स्टार का अंक कौन सा होगा। तो आपको बताना है कि स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी करें। हो गया जी सर। देखिए आपको क्या कह रहा है कि 7 2 स्टार 7 2। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इस स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी, तो ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को जब आपसे कोई संख्या का विभाजन पूछे तो आपको वहाँ पर भाजकता के नियम याद होने चाहिए। आपको बेसिक मैथ के जो वीडियो सेशन हुए उसमें आपको बता दिया था कि भाजकता के नियम क्या होते हैं। 2 की भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम क्या है, 4 की भाजकता का नियम क्या है, 9 की भाजकता का नियम क्या है। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो दिए गए अंक है इनके अंकों के योग है वो 9 का गुणज होना चाहिए, यानी उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इनके अंकों को जोड़ते हैं। 7 + 2 + 7 + 2 कितना हो रहा है योग, 7 और 7 14, 14 और 4 कितना, 18 कितना। तो देखिए 18 इन 4 अंकों का योग हो रहा है, यानी 18 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो स्टार की जगह मैं क्या लिखूं कि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो मैं स्टार की जगह यदि मैं 0 लिखूं तो 18 और 0 कितना, 18, तो भी संख्या 9 से विभाजित होगी। और यदि मैं स्टार की जगह 9 लिखूं कितना, 18 + 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 कितना हो जाएगा, 27। तो ये संख्या 27 है, वो भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे लिख ले। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि आपको एक संख्या दे रखी है और उसमें स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी, और वो कह रहा है कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 9 की भाजकता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, यानी अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपने 4 अंकों को जोड़ा, अंक 18 हो रहा है, तो उसमें कितना जोड़ूं, 18 में यदि मैं 0 जोड़ता हूं तो 18 भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। यदि मैं 18 में 9 जोड़ूं तो कितना हो रहा है, 27 भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, यदि सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है और बैग में कुल धन राशि 500 रुपये है, तो उसमें 2 रुपये के सिक्कों की कितनी राशि है। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी कीजिएगा इसका आंसर, जल्दी से करना। हो गया जी सर। देखिए आपको क्या कह रहा है
एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की कुछ राशियाँ है और उसमें वो कह रहा है कि इन राशियों में जो सिक्कों की संख्या, किसकी सिक्के है, उन सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, 4:3:2। कितना दिया हुआ, 4:3:2। और वो कह रहा है कि उस बैग में कुल धनराशि कितनी है, 500 रुपये। कितनी, 500 रुपये। 1 रुपये के 4 सिक्के, 2 रुपये के 3 सिक्के, 5 रुपये के 2 सिक्के और आपको राशि दे रखी है कुल। तो इस सिक्कों से आप इसकी राशि ज्ञात कर लीजिए। तो इसकी राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, जब 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 4 रुपये। जब 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 3 दूनी 6 रुपये। जब 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 5 दूनी 10 रुपये। आपके पास यहाँ पर रुपए कितने हो गए, 4 और 6 कितना, 10, 10 और 10 20। यहाँ पर आपकी राशि 20 है और क्वेश्चन में कह रहा है 500 रुपये। तो आप क्या करोगे, 500 रुपये क्वेश्चन में कह रहा है, आपके पास 20 रुपये है और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की कितनी राशि है। तो सबसे पहले आप 2 रुपये के सिक्के ज्ञात कर लीजिए। 2 रुपये के कितने सिक्के, 3। तो यहाँ पर कितने सिक्के हो जाएंगे 500 रुपये में, तो इसको गुणा कर लीजिए। 0 से 0 गया, 2 का भाग 50 में कितनी बार, 25 बार। 25 × 3 कितना हो गया, 75। कितना हो गया, 75। यानी कि 500 रुपये की धनराशि में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 75 सिक्के हैं। जबकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 रुपये की धनराशि कितनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की धनराशि कितनी हो जाएगी। जब 2 रुपये के 75 सिक्के हैं तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 75 × 2, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो 2 रुपये के सिक्कों की कितनी धनराशि होगी, 150 रुपये। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए एक बार वापस समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ राशियाँ है, उसमें वो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कह रहा है 4:3:2 है और कुल धनराशि 500 रुपये। तो यहाँ पर आपके पास सिक्के की राशियों का अनुपात दिया हुआ है 4:3:2 और वो कह रहा है कुल राशि कितनी, 500 रुपये। तो यहाँ से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, राशि। 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये, 4 रुपये। 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, कितने रुपये, 6 रुपये। 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, कितने रुपये, 10 रुपये। तो यहाँ पर आपके पास रुपये कितने आ गए, 4 और 6 10, 10 और 10 20। यहाँ पर आपके पास राशि 20 है और क्वेश्चन में कह रहा है राशि 500 है। कितनी, क्वेश्चन में कह रहा है 500 राशि, आपके पास कितनी आ रही है, 20। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की कितनी राशि होगी। तो सबसे पहले आप 2 रुपये के सिक्के कितने वो ज्ञात कर लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो × 3 सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 गया, 2 का भाग 50 में कितनी बार, 25 बार। 25 × 3 कितना हो जाएगा, 75। तो 2 रुपये के कितने सिक्के, 75 सिक्के। तो 2 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी, 75 × 2 कितना हो जाएगा, 150। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों को एक बार सभी करने का प्रयास करना, आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने कीजिएगा।
हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी करिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 160 में 8 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो आप सबसे पहले ज्ञात कीजिए कि मूल्य में कितनी कमी हुई। मूल्य में कमी कितनी कमी हुई, वो कह रहा है 160 रुपये में 8 किलोग्राम कम खरीद पाता है। 20% की कमी, यानी 160 का 20% बट्टा 100। जीरो से जीरो गया, 16 इंटू 2 कितना, 32। तो कितनी कमी आई, 32 रुपये की। तो आप क्या ज्ञात करेंगे, वर्तमान मूल्य कितना है। जो चीनी के मूल्य में कमी हुई, तो उसका वर्तमान मूल्य कितना आ जाएगा। वर्तमान मूल्य आ जाएगा 160 रुपये में वो कितना कम खरीद पाता है, सॉरी कितना ज़्यादा खरीद पाता है, 8 किलोग्राम। तो 160 बट्टा 8, यानी कि 8 दूनी 16 और 1 जीरो। तो उसका वर्तमान मूल्य कितना, 20 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मूल्य में कमी हुई उससे पहले मूल्य क्या था। तो देखिए कितनी कमी हुई, 80। 100 पर 20 की कमी 80, और यहाँ पर वर्तमान मूल्य कितना, 20। कितना, 20। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 20 बट्टा 80 इंटू 100। 100% ज्ञात करना है तो इंटू 100। तो देखिए 20 चौक 80, 4 का भाग 100 में कितनी बार, 25 बार। तो उसका मूल्य में कमी होने से पहले उसका प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था, 25 रुपये। तो ऑप्शन ए है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। तो देखिए पहले तो आप ज्ञात कीजिए कि मूल्य में कमी कितनी हुई। मूल्य में कमी कितनी हुई, कमी हुई 160 रुपये में वो 8 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। 20% की कमी हुई, यानी बट्टा 100। तो कमी कितनी हुई, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 16 इंटू 2 कितना, 32। यानी कि 32 रुपये की क्या हो गई, कमी। तब कमी होती है तो वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कैसे आएगा, 160 रुपये में वो कितने अधिक खरीद पाता है, 8 किलोग्राम। कितना, 8। 8 का भाग 160 में कितनी बार, 20 बार। यानी कि वर्तमान मूल्य चीनी का क्या आ जाएगा, 20 रुपये प्रति किलो। तो अब आप क्या कह रहा है कि जो मूल्य में कमी हुई उससे पहले मूल्य क्या था, कितने की कमी, 20 की कमी 80 पर, और कितना रुपए किलो है, 20 रुपये किलो है। वर्तमान मूल्य 20 रुपये किलो और कमी कितनी, 20 की। तो 80 किस पर कमी, 20 पर। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 20 बट्टा 80। और 100% ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। 20 का भाग 80 में कितनी बार, 4 बार। 4 का भाग 100 में कितनी बार, 25 बार। तो आपका क्या आ जाएगा, मूल्य में कमी होने से पहले उसका मूल्य कितना था, 25 रुपये प्रति किलो। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज ने 2 साइकिल कुल 1500 में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा। इसे एक बार सभी करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी जने करना।
देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोज ने 2 साइकिलें 1500 में खरीदी। अपन कह लेते हैं ये फर्स्ट साइकिल और ये सेकंड। ठीक है, अब वो कह रहा है ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब वो कह रहा है कि उसने पहली साइकिल 20% हानि पर बेची। ये पहली वाली साइकिल का क्रय मूल्य है, ये दूसरी वाली साइकिल का क्रय मूल्य है, और उसने पहली साइकिल को 20% हानि यानी कि 100 पर 20 की कमी 80/100, और दूसरी वाली साइकिल को 20% लाभ पर 100 पर 20 का लाभ 120/100। तो ये जो राशि आई आपके पास, ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? ये भी विक्रय मूल्य है पहली साइकिल का, ये भी दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य है। और अब वो कह रहा है कि यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, क्या है? समान है, तो वो कह रहा है कि पहली और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 100 से 100 कट हो गया, ये 0 से 0 कट हो गया, ये 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो फर्स्ट बट्टा सेकंड क्या आ जाएगा? यहाँ किधर रह गया? 3, ये गुणा में 2 है, बट्टा में आ गया। तो ये 2, 3 और 2 ये क्या है? ये आपने फर्स्ट क्या माना था? वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपये। वस्तु क्या? पहली साइकिल का क्रय मूल्य 3 रुपये, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 5 रुपये। तो उन दोनों को उसने कितने में खरीदा? 5 रुपये में। 3 और 2 5 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है उसने 1500 में खरीदा, अपन कह रहे हैं उसने 5 में खरीदा। पूछ रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना इंटू 3। तो 5 से ये कितनी बार कट हो गया? 5 तिया 15, 2 0। 300 इंटू 3 कितना आ गया? 900 रुपये। पहली साइकिल का क्रय मूल्य 900 रुपये, दूसरी साइकिल का कितना आ जाएगा? 1500/5 इंटू दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना? 2। 5 से कितनी बार कटा? 300 बार। 300 इंटू 2 कितना आ गया? 600। तो 600 और 900 कितना हो रहा है? 1500। तो आपके पास साइकिलों का दोनों का क्रय मूल्य कितना आ गया? 900 और 600। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझा देता हूँ जो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। वो कह रहा है मनोज ने 1500 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। उसने पहली साइकिल को 20% हानि पर बेच दिया। अपन कहते हैं ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल। पहली साइकिल को 20% हानि, 100 पर 20 की कमी 80/100 इंटू दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर 100 पर 20 का लाभ 120/100। अब वो कह रहा है दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये क्या हो गया? समान। अब ये इसका विक्रय मूल्य है, ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? इन दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य। 100 से 100 कट हो गया, 0 से 0 गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 तिया 12। फर्स्ट बट्टा सेकंड क्या हो जाएगा? 3/2। ये पहली साइकिल का क्रय मूल्य है, ये दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य। दोनों को उसने कितने में खरीदा? 5 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है उसने 1500 में खरीदा, और अपन कह रहे हैं उसने 5 रुपये में खरीदा। और वो पूछ रहा है कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य, पहली साइकिल का क्रय मूल्य 3 रुपये। सॉल्व कर दीजिए। 5 तिया 15, 300 इंटू 3 कितना? 900। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपये। 1500 बट्टा कुल कितना? 5 इंटू दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 2। 5 का भाग 1500 में कितनी बार? 300 बार। 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 600। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना आ गया? 900 और 600 कितना हो जाता है? 1500। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंद है।
25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल दी जाती है तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सभी करिएगा। हो गया जी सर। देखिए क्या कह रहा है, कैसी गेंद है, नीली नीली लाल और काली। कितनी है, नीली गेंदें कितनी है 100, लाल कितनी है 50 और काली कितनी है 50। अब वो कह रहा है कि 25% नीली गेंदें निकाल दी, यानी कि 100 की 25% निकाल दी, पीछे कितनी बची 75। 100 का 25% कितना होता है 25, तो 25 निकाल दी, पीछे कितनी बची 75। और लाल जिसमें 50 थी, 50% निकाल दी, कितनी बची 25। कितनी बची 25, यानी कि 50 का 50% कितना होता है 50 का 50% 25, तो पीछे कितनी बची, लाल गेंदें निकाल दी, यानी 25 गेंद निकाल दी तो पीछे 25 बच गई और फिर 50 पीछे क्या बच गई काली। अब वो कह रहा है कि जो शेष बची हुई गेंदें हैं उसमें काली गेंद है, वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है। तो देखिए पीछे कितनी गेंदें बची, 75 नीली, 25 लाल और 50 काली, तो कितनी हो गई 75 और 25 कितना 100 और देखिए 50 बट्टा कुल गेंदें कितनी 150 इंटू 100। 50 का भाग 150 में 50 से कट गया, 50 से कम 50, 50 दिया 150। ठीक है, 100/3 कितना हो जाएगा 100/3, 33.33%। तो काली गेंदें कितने प्रतिशत है 33.33%। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझा देता हूँ आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बक्से में नीली गेंदें कितनी है 100, लाल कितनी 50, काली कितनी 50। अब वो कह रहा है कि 25% नीली गेंदें निकाल दी, 100 का 25% कितना होता है 25, तो पीछे कितनी बची 75। और 50 लाल गेंदें थी, 50 में से 50% तो उसने निकाल दी, पीछे कितनी बची 25। कितनी बची 25। अब वो कह रहा है कि काली गेंदें जो वर्तमान में बची हुई है उसका प्रतिशत कितना है। तो बक्से में कुल कितनी गेंदें बची 75 और 25 100, 100 और 50 कितनी 150। बक्से में 150 गेंद बची है और वो पूछ रहा है कि काली गेंदें कितने प्रतिशत है। तो 150 में से 50 काली है, प्रतिशत ज्ञात करना है इंटू 100। 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15। 100/3 कितना हो जाता है 33.33%। तो काली गेंदें कितनी है 33.33%। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे। जी सर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं है, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। एक बार इसे सभी करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में महिला और पुरुष का स्टाफ है, महिला और पुरुष। वो कह रहा है कि 40% तो महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने 60%।
कितने 60%। अब वो कह रहा है कि 40% में से 70% महिला स्टाफ का विवाह हुआ है, तो 40 का 70% कितना होगा 28। कितना 28। तो 40 में से 28 महिलाएं विवाहित है, तो अविवाहित कितनी 12। कितनी 12। और पुरुषों में कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, तो 60 का 50% कितना 30। तो 30 पुरुष विवाहित है, तो 30 पुरुष क्या होंगे अविवाहित। क्या होंगे अविवाहित। अब वो पूछ रहा है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना, तो देखिए 40 तो महिलाएं हैं, पुरुष कितने 60, तो कुल कितने हैं स्टाफ 40 और 60 कितने 100। जिसमें वो पूछ रहा है कि अविवाहित का प्रतिशत कितना 12, तो महिलाएं अविवाहित, 30 पुरुष अविवाहित, 30 और 12 कितना हो गया 42। प्रतिशत ज्ञात करना है, किससे गुणा करेंगे 100 से। 100 से 100 कट हो गया, कितना आ गया 42%। तो उस ऑफिस में 42% जो स्टाफ है वो अविवाहित है। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर। एक बार वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 40% महिला स्टाफ है और उसमें वो कह रहा है कि 30% महिला स्टाफ विवाहित है, 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना है उसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए 40% यदि महिलाएं स्टाफ है, तो 60% क्या हो गए पुरुष। अब वो कह रहा है कि 40% महिलाओं में 70% तो विवाहित है, यानी कि 40 का 70 कितना 20 से 20 गया, 28 महिलाएं विवाहित है, तो अविवाहित कितने 40 में से 28 गया 12। उसी प्रकार 60% पुरुष है, जिसमें 50% पुरुष विवाहित है, तो विवाहित कितने 60 का 50% कितना 30। आपको प्रतिशत ज्ञात करना आना चाहिए। तो 30 पुरुष विवाहित है 60 में से, तो अविवाहित कितने 30। कितने अविवाहित 30 है, तो कुल स्टाफ कितना 28 महिलाएं विवाहित 12 अविवाहित, तो कुल महिलाएं 40 और पुरुष कितने 60, तो कुल स्टाफ कितना 40 और 60 100। अब उसमें पूछ रहा है कि अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना, तो 12 तो महिलाएं अविवाहित है और 30 पुरुष अविवाहित है, कुल कितने 30 और 12 42 अविवाहित। प्रतिशत पूछ रहा है, गुणा किससे करेंगे 100 से। 100 से 100 कट हो गया, कितना आ गया 42%। तो आपका ऑप्शन सी है, सॉरी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। इसे एक बार करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। देखिए प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n+1/2। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से कर देंगे, बहुत ही कम समय में कर देंगे। नहीं तो आप क्या करते 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक संख्याएं लिखते, फिर इन संख्याओं का योग करते, फिर उसमें 100 का भाग लगाते, तो इतने में तो आपका पेपर का टाइम पूरा ही हो जाएगा और इस क्वेश्चन को करते ही रह जाओगे। तो उससे बेटर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो n क्या है प्राकृत संख्या है, तो n बराबर कितना है आपके पास 100। कितना 100, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए 100 + 1/2 क्या हो जाएगा 100 × 100 + 1 कितना
101/2, 2 ये कितनी बार कट गया, 50 बार। 50 इंटू 101 कितना हो गया, 10। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, कितना आ गया, 5050। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। यहाँ पर n बराबर कितना है, 100, क्योंकि 100 तक की प्राकृत संख्याओं का पूछा है। तो n की वैल्यू 100, 100 + 1/2, 100 + 1 कितना है, 101। 100 ये 2 से कितनी बार कट गया, 50 बार। 50 इंटू 101 कितना आ गया, 5050। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा नाविक आ जाता है। तो इस नए नाविक का भार क्या होगा। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है, 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अपन कह देते हैं कि 15 नाविकों का औसत कितना, x, कितना x। तो इन 15 नाविकों के वजन का योग, कितना हो जाएगा, 15 इंटू एक्स कितना, 15x। अब 15 नाविकों के वजन का योग 15x, कुल नाविक कितने, 15। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक 42 किलोग्राम वाला चला जाता है, यानी कि 42 वाला चला गया और उसके स्थान पर एक नया आ गया प्लस के। तो क्या कह रहा है कि औसत में 1.6 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत x था, 1.6 बढ़ गया, कितना, 1.6 बढ़ गया। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15x - 42 प्लस के बराबर 15 इंटू एक्स कितना, 15x प्लस 15 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, हासिल की 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 24, यानी कि 24.0। तो 15x प्लस 24। अब देखिए ये 15x से 15x कट हो गया, के बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 40 इधर प्लस में आ जाएगा, 40 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 66। 40 और 24 कितना, 66। तो जो नया व्यक्ति आया उसका भार कितना, 66 किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर वापस समझा देता हूँ। ले लिया जी सर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वाला चला जाता है। तो उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो उसके नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो देखिए 15 नाविकों का औसत x है, तो उनके वजन का योग 15x। तो 15 नाविकों के वजन का योग 15x बटा कुल कितने, 15, उनका औसत कितना, x। अब वो कह रहा है कि 42 किलोग्राम का चला गया और उसके स्थान पर एक नया k किलोग्राम वाला आ गया, तो औसत में 1.6 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इस नए व्यक्ति का भार कितना, इस k की वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्व कर दीजिए, 15 को उधर गुणा में भेज दिया, 15x प्लस 1.6 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 24। तो 15x से 15x कट गया,
के बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 42 इधर आया, प्लस का 42, 42 और 24 कितना 66 किलोग्राम। एक और तरीका है, उससे भी आपको समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और उस तरीकों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को इतना करने की बजाय बहुत ही जल्दी आंसर कर सकते हो। मैंने आपको जब औसत वाला टॉपिक पढ़ाया उसमें बताया था कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो औसत बढ़ता है तब क्या करते हैं, प्लस, और जब औसत घटता है तब क्या करते हैं, माइनस। और जब कोई व्यक्ति आता है तब औसत बढ़ता है तब क्या करते हैं, माइनस, और जब औसत घटता है तब क्या करते हैं, प्लस। क्या करते हैं, प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 42 किलोग्राम वाला चला गया, कितने किलोग्राम वाला, 42 किलोग्राम वाला। जैसे ही गया औसत बढ़ गया, बढ़ेगा तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 15 व्यक्तियों का औसत कितना बढ़ गया, 15 व्यक्तियों का औसत 1.6 बढ़ गया। तो 15 इंटू 1.6 कितना, 24। कितना बढ़ा, 24। तो 42 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 66। तो जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना, 66 किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये होता है, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3% की दर पर कितने समय में होगा। इसे एक बार करने का प्रयास करें। देखिए क्या कह रहा है कि जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये का होता है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन कितना, 6,000 रुपये, और समय कितना, 5 वर्ष, दर कितनी, 4% बटा 100। ये बोध कह रहा है कि जितना ब्याज इसका होता है उतना ही ब्याज 8,000 रुपये का, किसका, 8,000 रुपये का 3% की दर से कितने समय में, टी समय में, जो कह रहा है जो उसका ब्याज है उसके बराबर है। क्या कह रहा है कि 6,000 रुपये का 5 वर्ष में 4% की दर से जो ब्याज होता है उतना ही ब्याज 8,000 रुपये का 3% की दर से होता है। तो वो पूछ रहा है कितने समय में होता है। तो देखिए दोनों वैल्यू बराबर कर दीजिए। ये 100 से ये 100 कट हो गया, तो देखिए सॉल्व कर लीजिए। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट हो गए। 5 इंटू 4 कितना, 20, 20 इंटू 6 कितना, 120 बराबर 8 इंटू 3 कितना, 24 टी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 120 बट्टा 24। कितना, 120 बट्टा 24। 24 से ये कितनी बार कट हो जाएगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 24 पंजे 120। तो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन ए है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6,000 रुपये का 5 वर्ष में 4% की दर से जितना ब्याज होता है उतना ही ब्याज 8,000 रुपये का 3% की दर से होता है। तो वो पूछ रहा है कितने समय में होता है। तो दोनों का ब्याज वो बराबर कह रहा है। तो 6,000 रुपये मूलधन, समय कितना, 5 वर्ष, और दर कितनी, 4/100। क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 बराबर। अब वो क्या कह रहा है, 8,000 रुपये का कितने प्रतिशत,
3% की दर से समय कितना, t/100। अब आपको ये t ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 × 4 20, 20 × 6 120 बराबर 8 × 3 कितना हो जाता है, 24t। तो t बराबर कितना आ जाएगा, 120/24। 120 में 24 का भाग कितनी बार, 5 बार। तो समय कितना आ गया, 5 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपके पास ABC, ठीक है। और इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी है। ये एक माध्यिका, ये दूसरी माध्यिका और ये तीसरी माध्यिका, ठीक है। अपन मान लेते हैं ये तीनों माध्यिकाएं M1, M2, M3, ठीक है। अब तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है और वो पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जब आपको किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दे रखी है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो जो ये त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 4/3 अंडर रूट मूल त्रिभुज क्या है, ABC। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3। अब यहाँ पर SM क्या है, SM इसका अर्ध परिमाप है। जो ये माध्यिकाएं दे रखी है तो SM बराबर अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। तो तीनों भुजाएं कितनी, 9 + 12 + 15/2। तो कितना आ जाएगा, 12 और 15 कितना हो गया, 27। 27 और 9 कितना हो गया, 36। 36/2 कितना, 18। तो SM कितना आ गया, 18। तो 4/3 अंडर रूट 18। 18 माइनस एक भुजा कितनी, 9। 18 माइनस दूसरी भुजा 12। 18 माइनस तीसरी भुजा 15, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 4/3 अंडर रूट 18 इंटू 18 माइनस 9 कितना, 18 में से 9 गया, 9 इंटू 18 माइनस 12 कितना, 6। 18 माइनस 15 कितना, 3। सॉल्व कर दीजिए। 4/3 18 इंटू 6 इंटू 3 कितना, 18 इंटू 9। 4/3 18 इंटू 18 कितना, 324 इंटू 9, ठीक है। तो 4/3 324 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, हासिल की 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, हासिल की 2, 9 तिया 27, 27 और 2 29। अब 2916 किसका स्क्वायर रूट होता है, 54 का। तो 4/3 इंटू 54 किससे कट गया, 3 का भाग 54 में कितनी बार, 3 एकम 3, 7 तिया 24, 17 तिया 54, सॉरी 18 तिया 54, ठीक है। 18 इंटू 4 कितना, 18 18 18 चौक 54, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा, 72। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा,
72 वर्ग सेमी। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दे रखी होती है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 गुना होता है। तो देखिए ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, SM माइनस SM1 SM माइनस M2 SM माइनस M3, जहाँ पर SM इसका अर्ध परिमाप होता है, M1 M2 M3 इन भुजाओं की लंबाई यानी इन माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है। वैल्यू रख लीजिए 18। 18 आपका क्या है, इसका अर्ध परिमाप। सॉल्व किया कितना आ गया, 4/3 × 54 कितना आ गया, 72। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 72 वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इसमें मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी करें। देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग है, ये आपके पास एक वर्ग है, ठीक है। वो कह रहा है कि इस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, ABCD ये एक वर्ग है और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए। इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये। अब इन मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया, ठीक है। तो आपके पास एक वर्ग बन रहा है PQRS। तो ये कह रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनाने वाले वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो आपके पास त्रिभुज वर्ग PQRS का परिमाप पूछ रहा है और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 × भुजा। क्या होता है, 4 × भुजा। तो इस ये जो अंदर बना हुआ वर्ग है इसकी भुजा कितनी होगी। तो ये जो DC आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो इसका ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ ये कितनी दूरी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो आपके पास RCQ ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें ये वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये आधार होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये जो RQ ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास लंब कितना है, 5, आधार कितना, 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 √ 50। तो ये जो आपके पास कर्ण वाली भुजा कितना आ जाएगा, 5 √ 2, √50 कितना होता है, 5 √ 2। तो ये जो आपकी भुजा ये कितने आ गई, 5 √ 2। तो ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान। तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, भुजा कितनी आ गई, 5 √ 2। तो 4 × 5 √ 2 कितना, 20 √ 2। तो जो ये PQRS वर्ग है इसका परिमाप कितना होगा, 20 √ 2। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले।
ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ लें। देखिए आपको एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये एक वर्ग है ए बी सी डी। इसकी भुजा कितनी? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। अब ये कह रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला एक वर्ग है, इनके मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए। ये मध्य बिंदुओं से एक वर्ग बन रहा है पी क्यू आर एस। इसका आपसे परिमाप पूछा है, तो देखिए ये है इसका मध्य बिंदु, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी? 5। ये कितनी? 5। अब ये देखिए आर सी क्यू ए क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है? रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। तो देखिए कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कितना? 25, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 कितना हो गया? अंडर रूट 50। रूट 50 की वैल्यू क्या होती है? 5 रूट 2। कितना हो जाता है? 5 रूट 2, यानी रूट 50 को अपन लिख सकते हैं 5 रूट 2। तो आपके पास ये जो कर्ण है ये कितनी आ गई? 5 रूट 2। तो इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो आपसे क्या पूछा कि ये जो वर्ग अंदर बन रहा है पी क्यू आर एस, इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा कितनी आ गई? 5 रूट 2। सॉल्व कर दीजिए। 4 इंटू 5 रूट 2 कितना आ जाएगा? 20 रूट 2। तो आपका आंसर 20 रूट 2 सही हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु जो टावर के तल से 30 मीटर दूर है, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर जमीन पर ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, यानी खड़ा है। ये क्या है? एक टावर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर है। और कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु जो टावर के तल से 30 मीटर दूर है। ये टावर का तल है और जमीन पर एक बिंदु ये है। कितना दूर है? 30 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये टावर का शिखर है और इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। अब वो पूछ रहा है इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए अपन ये मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है और ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो देखिए ये 90 है, तो ये क्या हो गया? इसका आधार। क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? लंब। आपसे लंब पूछ रहा है और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का। एल क्या होता है? साइन। ए क्या होता है? कोस। एल ये क्या होता है? टेन। फिर कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, अब आपसे क्या दे रखा है? आधार आपको दे रखा है और लंब पूछ रहा है, तो कौन सा लगेगा? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? ये जो टेन थीटा है वो क्या है? लंब बट्टा आधार। आपके पास थीटा 45 डिग्री है, तो देखिए लंब बट्टा
आधार बराबर टेन थीटा कितना 45 डिग्री। अब टेन 45 किसकी वैल्यू होती है? एक की। आपसे लंब पूछ रहा है, लंब बटा आधार कितना 30 मीटर बराबर टेन 45 एक, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 30 इंटू एक बराबर कितना 30। तो इसका कितना आ जाएगा, ये जो टावर है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 30 मीटर। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और इस टावर के जो बिंदु है सी बिंदु से एक धरती के बिंदु से उसकी दूरी कितनी है 30 मीटर, यानी कि ये जो दूरी 30 मीटर है और इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इस टावर की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो ये आपका लंब है और ये आधार है। आधार 30 मीटर है। लाल कक्का लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। लंब बटा आधार कितना 30 बराबर टेन 45 डिग्री। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है एक। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 30 इंटू एक कितना 30। तो इसका ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 की घात 71, 2 की घात 72, 2 की घात 73 और 2 की घात 74 किससे विभाजित होगा। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74। ये किस संख्या से विभाजित होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 की घात 71 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 की घात 72, 72 में से 71 गया 1, 2 की घात 1, फिर 2 की घात 73 में से 71 गया कितना 2, 2 की घात 2, 74 में से 71 गया 2 की घात 3। ठीक है, तो 2 की घात 71 1 प्लस 2 प्लस 2 की घात 2 4 प्लस 2 की घात 3 कितना 8। तो 2 की घात 71, फिर ये कितना आ गया 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 8 कितना 15, कितना 15। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या कर लीजिए 2 की घात 70 और 1 2 अंदर भेज दीजिए 2 इंटू 15 कितना हो गया 2 की घात 70 इंटू 30। ये जो 30 है वो किससे विभाजित है 10 से। किससे विभाजित 10 से। तो ये जो आपकी संख्या है वो किससे विभाजित होगी 10 से। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक दूसरे तरीके से और समझा देता हूँ। ले लिया? जी सर ले लिया। देखिए एक और तरीका है उससे भी समझ लें। आपको क्या दे रखा है 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74। अब क्या करना है जो आपको घात दे रखी है उसमें 4 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए 2 की घात कितनी 71, 71 में 4 का भाग कितनी बार 17 बार, 17 चौक 68, कितना शेष बचा 3। तो 2 की घात 3 प्लस 72 में 4 का भाग कितनी बार 18 बार, 18 चौक 72। जब आपके पास शेषफल 4 बचता है तो उसकी घात क्या लगाएंगे
4 प्लस 2 की घात 73 में 73 में 4 का भाग 18 चौक 72 शेष कितना 1 घात कितनी 1 74 में 18 चौक 72 शेष कितना 2 घात कितनी 2। तो अब सॉल्व कर लीजिए 2 की घात कितनी 3 तो 2 की घात 3 कितना हो जाता है 8 प्लस 2 की घात 4 कितना 16 इकाई अंक कितना 6 प्लस 2 की घात 1 कितना हो जाता है 2 2 की घात 2 कितना 4 कितना 4 सॉल्व कर लीजिए 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 4 20 तो ये 20 किससे विभाजित है 10 से। ठीक है तो इसका ये क्या आ जाएगा आंसर ए आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद।